हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड के फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पॉइंट आउट करके आपके लिए ये नोट्स तैयार किया है। हमारा क्वेश्चन ये है, भारत में वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं, गुण, दोष की चर्चा कैसे एवं यह भी बताएं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको एग्ज़ाम में वैदिक काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इस आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस आंसर को। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, प्राचीन काल की शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा का भारत के शिक्षा के अंतर्गत अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। आपको इतना लेंदी आंसर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि शिक्षा हर एक व्यक्ति पर कैसा इम्पैक्ट डालता है, क्या होता है अगर आप शिक्षित होते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह से अपने आंसर को डिफाइन करना होगा कि पहले वैदिक काल में भारत की शिक्षा पद्धति पर किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और शिक्षा एक मानव पर अपना किस तरह से इम्पैक्ट डालती है, इससे क्या डेवलपमेंट होते हैं, या आप इस तरह से अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। और आपको फिर लिखना होगा, F.W. थॉमस के अनुसार भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां ज्ञान की प्राप्ति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसका इतने चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। F.W. थॉमस ने यहाँ पर कहा है कि भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। इतने प्राचीन समय में ही हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति का आविर्भाव हुआ था। तो आगे हम लिखेंगे, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में किया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध, विनय। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थ में है। मतलब वैदिक साहित्य में शिक्षा को अनेक सारे वर्ड दिए गए हैं, उनके अनेक अर्थ बताए गए हैं, जैसे हम इसे विद्या कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं या विनय कह सकते हैं। शिक्षा का प्रयोग व्यापक तरीके से भी हो सकता है और सीमित तरीके से भी हो सकता है। डॉक्टर A.S. अथेलकर महोदय के अनुसार सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। डॉक्टर अतेलकर ने बताया है कि सीमित शिक्षा का अर्थ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब एक व्यक्ति जब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उस तरह से हम शिक्षा को मान सकते हैं, या फिर जब कोई छात्र अपने गुरु से सीखने का शुरुआत करता है तो इससे भी हम सीमित रूप से शिक्षा को जान सकते हैं। और व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना है। वैसे शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया का है, क्योंकि हम किसी भी एज में हो हम निरंतर सीखते ही रहते हैं। यहाँ पर फिर डॉक्टर A.S. अतेलकर ने कहा है कि वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संदर्भ में भारतीयों का मुख्य धारणा यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने ये कहा है कि वैदिक काल से लेकर आज तक की शिक्षा हमें एक अंधेरे से एक उजाले की ओर ले जाती है और हमारा सही मार्ग हमें दिखाती है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के महत्व। प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। यानी हम एजुकेशन को प्राचीन समय से ही इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसे हम लाइट, एक ह्यूमन के लिए लाइट की जैसे नीड होती है, उस तरह से हम एजुकेशन को मानते हैं।
ये प्रकाश का स्रोत है। यहाँ तक कि इसे कहा गया है कि यह मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है। यानी कि शिक्षा का प्रसार व्यक्ति के सब संशयों का अनुमूलन और उनके सब बातों का निवारण करता है। ये सही बात है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने एजुकेशन के, आप अपनी शिक्षा के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनकी सब बातों का निवारण भी कर लेते हैं। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। यह व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से संपन्न करती है, उसके सुख सुयश से, समृद्धि से योग्य बनाती है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके अंदर बुद्धि, विवेक, कुशलता इत्यादि आएगा। आप सभी चीज़ों से संपन्न होंगे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप उसे अपने बुद्धि के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। उसे जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे भवसागर को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति में सहायता करती है। प्राचीन टाइम में शिक्षा को इतना वैल्यूएबल बनाया गया है कि ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी भी भवसागर को पार कर सकते हैं और इसकी सहायता से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा वैदिक काल से शिक्षा को माना गया था। आगे देखिए, डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने महोदय के अनुसार शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि जितने भी प्रोफेसरों ने अपनी राय दी है उनके अनुसार, जितने भी उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ बातें बताई हैं उनको आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, क्योंकि ये आपको मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए आपको उनके सारे बात को याद रखना होगा। कम से कम आप 3 से 4 महोदयों के बारे में जरूर लिखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताएं कि उन्होंने क्या कहा था। हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति में धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। पुराने टाइम में यानी प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें ईश्वर भक्ति भी करनी है, धार्मिकता का समावेश रखना है, कैरेक्टर आपको बनाना है, यानी चरित्र निर्माण करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आपको एक नागरिक होने के कारण आपको आपकी नागरिकता और समाज में आपका जो कार्य है, समाज में जो आपको फॉलो करना चाहिए उसे आपको पूरी तरह से पालन करना है। आपको एक सामाजिक कुशलता वाला व्यक्ति बनना है और राष्ट्र की उन्नति के लिए आपको कार्य करना है। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने फिर से कहा है, इसके अलावा हम वैदिक कालीन उद्देश्यों एवं आदर्शों को हम निम्नलिखित तरीके से वर्णन कर सकते हैं। बहुत सारे वैदिक कालीन उद्देश्यों और आदर्शों के बारे में बताया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ज्ञान व अनुभूति पर बल, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया था, इस पर बल दिया जाता था। चित्तवृत्तियों का विरोध, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपको सारे पॉइंट्स याद ही हो, लेकिन आपको कम से कम 5 पॉइंट याद रखना होगा एंड किसी भी 5 पॉइंट को आप डील कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स चुन लेती हूँ, जैसे ज्ञान व अनुभूति पर बल। मैं कुछ पॉइंट का आपको आंसर्स दिखाऊंगी ताकि आप इस तरह से अपने आंसर को बना सकते हैं। जैसे मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, चित्तवृत्तियों का विरोध, मैं इस पर आंसर दे सकती हूँ। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास और नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। अब इस पर 5 पॉइंट, किसी भी 5 पॉइंट को आंसर दे सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो मुझे देना है आंसर वो है चित्तवृत्तियों का विरोध।
चित्त वृत्तियों का विरोध, इस तरह से हम आंसर चित्त वृत्तियों का निरोध, इसमें हम आंसर लिख सकते हैं प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य छात्रों को चित्त वृत्तियों का निरोध करना था। मतलब उस वक्त में शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था। आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ये कार्य मन पर नियंत्रण करने के लिए संभव था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध यानी कि मन से उन कार्यों का निषेध करना था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाते हैं। यानी अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले अपने आत्मा में को तप, जप और योग करके नियंत्रण में करना होगा, ताकि जो कार्य आपके लिए नहीं है उसको निषेध करना होगा, यानी भौतिक संसार से आपको दूर रहना होगा। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे डील करूंगी वो है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। यानी कि उस वक्त में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता पर विशेष बल दिया जाता था वैदिक काल में, और बच्चों को यानी छात्रों को यज्ञ करके, उपासना करके, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा उनमें ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाया जाता था, उनमें यह भावना को विकसित किया जाता था। यहाँ पर फिर से डॉक्टर A.S. अल्तेकर का कहना है कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड मैं यहाँ पर डील करूंगी चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना ही था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि उस समय चरित्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि ताकि आपका चरित्र अच्छा हो। मनुस्मृति के अनुसार केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यानी उस वक्त में गायत्री मंत्र का जो ज्ञान रखते थे उन्हें चरित्रवान माना जाता था। गुरुकुलों के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महामहुतियों के आदर्शों द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से भी हम लोग स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सारे बात को हम मानते हैं, उसी तरह उस वक्त में गुरुकुल में जो सदाचार के उपदेश दिए जाते थे, जो वहाँ महापुरुषों के उदाहरण होते थे, वहाँ उनके जो टीचर्स उन्हें सिखाते थे, वो छात्र को के चरित्र निर्माण में बहुत हेल्पफुल होता था, वो डेवलप करता था। डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। यानी स्टडी के साथ साथ अभी भी हम लोगों ने ये देखा है कि एजुकेशन के साथ साथ आप में डिसिप्लिन होना, अनुशासन होना, आपका कैरेक्टर अच्छा होना, सारे स्कूल में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है। उसी प्रकार वैदिक काल में भी इस चीज पर यानी चित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास के अकॉर्डिंग प्राचीन भारत के शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही गोष्ठियों और वाद विवादों सभाओं का आयोजन करके उनमें विवेक, न्याय, निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनकी बल बुद्धि बनाई जाती थी। मतलब पुराने यानी वैदिक काल के समय में किसी के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए उस समय उनमें उनमें संयम होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए और आत्मविश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। इसके लिए बहुत सारे आयोजनों को मनाया जाता था, जैसे वाद विवाद सभा। उसमें देखा जाता था कि कौन शांत रहकर सही फैसला लेता है, किसमें निष्पक्षता की शक्ति है। इस प्रकार से उनमें बल बुद्धि को बढ़ाया जाता था। और लास्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश।
तो प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का समावेश करना भी था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करेगा। सामाजिक कर्तव्य और एक नागरिक होने के आपके बहुत से कर्तव्य होते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं आपको वहाँ पर मिलकर रहना पड़ता है, वहाँ के जो भी दायित्व होते हैं, जो भी कर्तव्य होते हैं, उन्हें मानना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डील किया। आज हम लोगों ने वैदिक काल के इस पार्ट को समझ लिया है। हम लोगों ने 5 पॉइंट को आज डील किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा की व्यवस्था। ये हमारा वैदिक काल पर फर्स्ट पार्ट वीडियो था। सेकंड पार्ट वीडियो मैं नेक्स्ट डे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, वैदिक शिक्षा की व्यवस्था। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।